के लिए है, पार्टनरशिप में किस टाइप का एग्रीमेंट होता है, रिटन, ओरल या दोनों? ओके, आप चॉकलेट सही में डिजर्व करते हैं सर। चलिए अब आपको आवाज नहीं आ रहा है। तो आप लोग घर में बैठे क्यों है भाई, कम से कम आने का कष्ट किया करें। रिपीट। अभी ठीक है, स्टेबल है? इज इट स्टेबल नाउ? यस मैम। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज? रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप तो क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में जो डिस्ट्रीब्यूशन का, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो अगर मेंशन ना हो तो किस अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ठीक है, समझ आया कौशल? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिटर्न एग्रीमेंट को हम, पार्टनरशिप के रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और पार्टनरशिप रिटर्न और ओरल दोनों फॉर्म में एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन प्रिसाइजली रिटर्न एग्रीमेंट को ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, लेकिन करवा सकते हैं, अगर ऑप्शन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसा होता है तो दोनों होता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप नॉट फॉर एनी फिक्स ड्यूरेशन, अगर पार्टनरशिप फिक्स ड्यूरेशन का ना हो उसको किस टाइप का पार्टनरशिप बोलते हैं? पार्टनरशिप अगर फिक्स ड्यूरेशन का ना हो, पार्टनरशिप एट विल मैम। एट विल। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रेजेंटेशन तो आप ही दिए पार्टनरशिप का। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, संदीप? That is partner. I am asking partnership. Type of partnership. हाँ. हाँ. और on the basis of liability distribution का मात्र नहीं लाया था। आने दीजिए, फिर बताती हूँ। ऐसे ओरली सुनिए, पार्टनरशिप दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, पार्टनरशिप ऑन लाइबिलिटी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वाज देयर, एक जनरल आपका पार्टनरशिप और दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, कम फास्ट, सेटल डाउन। ठीक है, ड्यूरेशन में एक था आपका पार्टनरशिप एट विल, एक था आपका पार्टनरशिप एट, मिल गया? जल्दी आइए, इतना लेट कैसे हो जा रहा है? देखिए, दो टाइप में था डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप, ध्यान रखिएगा वर्ड पे, पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर डिफरेंट है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट है। तो पार्टनरशिप अगर पूछा जा रहा है तो दो बेसिस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। कौन कौन सा बेसिस? एक और लाइबिलिटी और ड्यूरेशन। लाइबिलिटी में भी दो टाइप, और सेटल हो जाएगा पहले। और ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन में अभी तो बताइए, एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप आप लोग हैं कहाँ? अभी तुरंत डिस्कशन हुआ है। पार्टनरशिप एट विल यानी विल मतलब इच्छा, इच्छा पे है। बताया गया था ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक चलना है, इच्छा नहीं है आज खत्म करना है, खत्म हो जाएगा। ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड। और यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या बताया जाता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम के बेसिस पे। ऑलराइट,
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज essential to the main contract, collateral to the main contract, or not essential to the main contract, or collateral to the main purpose of the contract. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉब्लम था आपको शिवम? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या डिस्कशन किया हम लोग? ये क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ही है। देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर बताइए फटाफट। 1930। पहला क्वेश्चन इसमें बन के आता है। सबसे पहले ये था किसका पार्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 75 से लेकर के 124 सेक्शन गायब है। उसी में ये वाला था, ठीक है, उसको हटा करके अलग कर दिया था। ऑलराइट, अलग बना करके ये आपका एक्ट बना दिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नहीं, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, कहीं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है आपकी कि गुड्स में हम किसको किसको कंसिडर करते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, गुड्स एक्ट है ना, तो गुड्स में हम किसको कंसिडर करें? मूवेबल और इमूवेबल? मूवेबल। तो यहाँ पे गुड्स में क्या आया, क्या क्या कंसिडर करेंगे? सबसे पहले मूवेबल गुड्स होना चाहिए, ये तो है। और मूवेबल गुड्स में आएगा क्या क्या? ग्रास आना है, ग्रास आएगा। कैसे ग्रास आएगा? ग्रास तो लैंड में अटैच रहता है। फिर मूवेबल कैसे है? इमूवेबल हो गया। हाँ एग्जैक्टली, उसको हम काट के अलग कर सकते हैं। तो ग्रास आपका इसमें आएगा। कम फास्ट। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कम फास्ट, बिना पूछे जल्दी सेटल हो। ठीक है, ग्रास, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉक, शेयर, ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा गुड्स के कैटेगरी। तो जितना भी मूवेबल गुड्स है, मूवेबल मतलब जिसको हम मूव कर सकते हैं। नाउ एक्सक्लूड क्या होगा? मूवेबल में भी हम लोग, जैसे मनी है वो मूवेबल है, क्या गुड्स में आप कंसिडर करेंगे? क्यों? एग्जैक्टली, ये हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूड का ये है लिस्ट। बिल्कुल सही। कम फास्ट। एक्सक्लूड में क्या क्या? सबसे पहले मनी, इमूवेबल गुड्स एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, और एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब अनसिक्योर्ड डेट्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड डेट जितना है वो सब हम एक्सक्लूड करते हैं। तो गुड्स के कैटेगरी में ये, एक्सक्लूड करने के कैटेगरी में ये। ठीक है, अब मनी जो हम परचेज और अनसिक्योर्ड डेट, एक्शनेबल क्लेम, इसी को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। लिख नहीं रहे हैं कौशल आप? एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अनसिक्योर्ड डेट्स। क्लियर? और क्या बताया गया था इसमें? हाँ, मनी के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि ओल्ड करेंसी हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, गुड्स के कैटेगरी में, लेकिन मनी को कंसिडर नहीं करते। तो ओल्ड करेंसी भी आपका गुड्स के कैटेगरी में। इसके बाद क्या बताया गया था? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप का गुड्स? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। ये तीन टाइप का गुड्स था, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। अब एग्जिस्टिंग में कितना टाइप? स्पेसिफिक और असर्टेड। दिख रहा है ना सबको? क्योंकि इंक थोड़ा लाइट है। और ये अनअसर्टेड।
नीचे शुभम ला चुका, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, लाइए समझते जाइए, मैं बता दे रही हूँ, नहीं दिख रहा है मैं बता दे रही हूँ। गुड्स है 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, एग्जिस्टिंग, ये है एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग मतलब एट द टाइम ऑफ सेल, सेलर के पास वो गुड्स प्रेजेंट है, सेल के टाइम पे गुड्स उसके पास प्रेजेंट है। लाइक मार्कर, अगर मैं बेचना चाहूँ तो मान लीजिए ये मेरा है, ठीक है, तो ये मेरे पास प्रेजेंट है, तो ये इसका सेल एंड परचेज हो रहा है। अब बात अगर आ रही है एग्जिस्टिंग अगर है तो कितने टाइप का एग्जिस्टिंग, एक आपका असर्टेन होगा, एक अनअसर्टेन होगा। असर्टेन करना मतलब आप स्पेसिफाई कर दिए कि यही वाला चाहिए, डोम्स का ही मार्कर चाहिए, यू आर स्पेसिफाइंग, ठीक है। थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस स्पेसिफिक और असर्टेन में क्या है कि जैसे मान लीजिए चीनी का बोरा वगैरह रखा रहता है, उसमें हम पूरे गोडाउन में जाके बोल दिए ये 10 बोरा मेरे को दे दीजिए, ठीक है, तो ये सेपरेटेड है। सर्टेन नंबर्स ये नहीं स्पेसिफाई कि यही वाला चाहिए और यही वाला चाहिए, ठीक है। हाँ, बस हम बल्क की तरफ इशारा किए कि 10 बोरा चीनी दे दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेपरेटेड, असर्टेन हो गया। एंड स्पेसिफिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफाई कर रहे हैं, नाम भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोहिनूर का ही हीरा चाहिए, ठीक है, अमेरिकन डायमंड ही चाहिए, बासमती राइस ही चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर दिए यही वाला चाहिए, तो यही बस बारीक सा डिफरेंस है स्पेसिफिक में और असर्टेन। डन, कौशल स्पेशली आप क्लियरिफाई करेंगे। डन, अब आ जाइए अनअसर्टेन में। अनअसर्टेन मतलब कि हम लोग असर्टेन किए ही नहीं है, ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किए, सेपरेट नहीं किए हैं, यहाँ पे एटलीस्ट सेपरेट कर दिए कि ये 10 वो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी सेपरेट नहीं किया, दैट इज अनअसर्टेन। हाँ, कुछ भी हो सकते हैं, हम बस ऐसे बता दें कि मेरे को चावल चाहिए बस, दैट्स इट, ये हो गया आपका अनअसर्टेन। अब आ जाइए फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर मतलब अभी मेरे पास, अभी सेलर के पास गुड्स प्रेजेंट नहीं है, हाँ हाँ, आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो प्रोड्यूस करके देगा या मैन्युफैक्चर करेगा, अभी मेरे पास नहीं है, मतलब अभी सेलर के पास नहीं है, फ्यूचर में आपके ऑर्डर मिलने के बाद हमको आप मतलब बायर को प्रोड्यूस करके मिल जाए, इसको कहते हैं हम लोग फ्यूचर गुड्स। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट आज आप दिए, आज आप ऑर्डर दिए, बाद में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स वाज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, फ्यूचर। अब आ जाइए कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब सिचुएशनल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर जो है वो अग्री नहीं कर रहे हैं, हम दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मुझे ये मार्कर अगर दे रहे हैं तो मैं आपको सेल कर पाऊँ, अगर मुस्कान मार्कर नहीं देती है तो मैं आपको सेल नहीं कर पाऊँ, ये क्या है, कंडीशन बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, मैं आपको सेल कर सकती हूँ, मैं आपको सेल में भी नहीं कर सकती, तो मे और मे नॉट भी अगर हो गया तो ये कंटिंजेंट। कौशल यहाँ लिखेंगे मे और मे नॉट बी, लिखेंगे आप मे और मे नॉट बी। फ्यूचर कि आपकी ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो मैन्युफैक्चर होगा या प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अनसर्टेन में क्या बताया गया कि आप स्पेसिफाई नहीं किए, यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सेपरेट कर दिए, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये था। और क्या था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, एसेंशियल्स, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या एसेंशियल्स है। पहला एसेंशियल, 2 पार्टी का होना जरूरी, बायर एंड सेलर, 2 पार्टीज इज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, पहला एसेंशियल। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा एसेंशियल, प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आता है, प्राइस कंसिडरेशन पे दे रहे हैं, ठीक है, तो तीसरा आपका प्राइस कंसिडरेशन। और फिर है आपका सारा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, जो भी है साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है वो सारा आ जाएगा आपका इस एसेंशियल्स। क्लियर? लिख दूं कौशल? एसेंशियल्स में आप चुन के मार कर लाए खैर लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट वन है आपका 2 पार्टीज, सेकेंड वन है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा है आपका प्राइस कंसिडरेशन, चौथा है आपका
एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टिपुलेशन, ठीक है। स्टिपुलेशन मतलब हुआ कोई भी कहीं भी आप खरीदने के लिए कुछ जाते हैं तो सर्टेन शर्त होता है। क्या होता है एसेंशियल्स सब लिखा हुआ है शिवम आपके पास, आपको बस मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ये देखिए कहाँ है आपका सर, सब कुछ सेट निकालिए। सब लिखा हुआ है, सब मैं लिखवाई हूँ क्लास में, और ये क्लास में हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। लीजिए। हाँ, सिर्फ देख लीजिए, क्लास के बाद ले लीजिए, जेरॉक्स करवा लीजिए अगर ये हालत है आपको। चलिए अभी क्लास में ध्यान दीजिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है स्टिपुलेशन मतलब क्या, सर, ठीक है। सर कितने टाइप का, कौन कौन सा, कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। स्टिपुलेशन, सुन लीजिए यहाँ पे लिखिए कंडीशन, बस वन वर्ड लिखा है, ये तो दिख रहा है कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। कंडीशन मतलब क्या, यहाँ है नहीं, डाली रख सकें। हाँ ध्यान दीजिए, कंडीशन मतलब क्या, विच इज असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रिज का एग्जांपल याद है, एसी का एग्जांपल याद है। फ्रिज अगर हम खरीद रहे हैं तो मेन पर्पस क्या है, ठंडा करना। एसी खरीद रहे हैं तो मेन पर्पस क्या है, ठंडा करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर है दैट इज कंडीशन। लिखते जाइए आप क्वेश्चन, बाकी सबके पास है। गारंटी क्या है, कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एसी का बल्ब खराब है, कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका वारंटी, डन। अब कंडीशन कितने टाइप का, कंडीशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बोल करके हम डिमांड बताएं, खाया पिया करिए शिवम आप, नहीं खुल रहा है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, ध्यान दीजिए, आप लोग खोलते बोलते टाइम खत्म हो जाएगा। रहने दीजिए, कंसंट्रेशन या क्लास में रहना चाहिए। खुल गया संदीप, शाबाश। चलिए क्या डिस्कशन हो रहा था, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। कंडीशन आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे मार्कर चाहिए तो ब्लैक कलर का मार्कर चाहिए, सारा कुछ एक्सप्रेस करते हैं। इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ, जो हम लोग एक्सप्रेस तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ जब कोई चीज खरीद रहे हैं तो ये सारा चीज एक्सपेक्टेड होता है कि बायर के पास हो। क्या है कंडीशन, कंडीशन में पहला इम्प्लाइड क्या था, इम्प्लाइड कंडीशन में पहला क्या था, एज टू टाइटल, मतलब मार्कर मेरा तो है नहीं, एग्जैक्टली मार्कर तो मेरा है नहीं। मैं अगर आप लोग को दे दूंगी, कल लाइब्रेरी से कोई आएंगे आपसे छीन के चले जाएंगे, एग्जैक्टली। तो ओनरशिप को एक्सचेंज करना है, तो अगर मेरे पास ओनरशिप है, वो मार्कर आप मेरा है तो ही मैं दे पाऊंगी, यानी इसका ओनरशिप मेरे पास है तो ही मैं दे सकती हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्रेस समझ आ गया, वापस ध्यान, ठीक है शुरू करूं। क्या हो गया, इम्प्लाइड में पहला है कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब अगर आपके पास ओनरशिप है तो ही आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनरशिप आपके पास नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एज टू टाइटल डन। फिर क्या बताया गया था, डिस्क्रिप्शन, यानी अगेन हाँ, बासमती राइस एंड डिस्क्राइबिंग दार्जिलिंग का टी, कोई दूसरा लोकल ब्रांड नहीं चलेगा, तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। और सैंपल मतलब चावल वगैरह खरीदने जाते हैं तो सैंपल में दिखता है ना कि हाँ ये वाला है, सोनम चावल है, ये है बासमती राइस, ये है, ठीक है। तो ये सैंपल हो गया। अब ये दोनों को अटैच कर ले, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, दोनों का फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए आपको दिखाया गया कि चलिए ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड चावल है, ठीक है, लेकिन था एक्चुअल में सोनम चावल। तो अगर आप खरीद के लेके जाते हैं और अगर पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, सैंपल से तो मैच किया लेकिन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया,
आपके पास पूरा राइट है कि आप कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। क्या चीज? कुछ भी, दोनों में से कोई एक चीज भी मैच नहीं करेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। कंडीशन मतलब क्या है? एसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो कंडीशन ही अगर खत्म हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास राइट है बायर के पास कि वो खत्म कर दे। ठीक है, उसके बाद होलसमनेस, खाने एडिबल चीज के लिए होता है। ठीक है, होलसमनेस होना चाहिए, सेहत के लिए फिट होना चाहिए। हाँ, एक्सपायरी वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक डेंजरस नेचर का था, कंडीशन एज टू डेंजरस नेचर। तो डेंजरस नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खतरनाक है, डेंजरस है, एक्सपायरी नहीं, दैट इज होलसमनेस, एडिबल के लिए। हाँ, डेंजरस नेचर नहीं था। मर्चेंटेबिलिटी तो हाँ ठीक है, खरीदने लायक होना चाहिए। एक डेंजरस नेचर भी होता है, ठीक है, नहीं था तो इट्स ओके। लेकिन वो होता क्या है मैं बता दूं, जैसे एक टेलकम पाउडर का एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर हम खोल रहे हैं, खोलने पे वो उड़ता है, ठीक है, और अगर आंख में पड़ गया तो दैट इज डेंजरस। ठीक है, तो ये आप अपने बायर को नहीं बताए तो अभी आप उसके ऊपर स्यू कर सकते हैं सेलर के ऊपर। तो ये हो गया आपका वारंटी पे। वारंटी में क्या क्या था? एक्सपायरी डेट हाँ, एक्सपायरी डेट पता है ना, मतलब वारंटी में इसका भी तो एग्जांपल दे सकते हैं। वारंटी, एक मिनट, दो टाइप का, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो वही हो गया कि आप बता रहे हैं क्या क्या चीज रहता है आपके प्रोडक्ट्स में या क्या क्या चीज चाहिए आपको। इम्प्लाइड में क्या क्या था? वारंटी में इम्प्लाइड में क्या क्या था? क्वाइट पोजीशन, यानी आप अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब कर देना है। रेडियो का एग्जाम्पल याद है? रेडियो या कार बाइक, किसी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, एग्जाम्पल भी लिखवाई हूँ मैं क्लास में। हाँ, लिखवाई हो ना? जैसे मान लीजिए आप कौशल जीरोक्स करवा लीजिए, ठीक है, इसी से, या मुस्कान का हैंडराइटिंग अच्छा है, इसी से जीरोक्स करवा लीजिए, ठीक है, और समझने में दिक्कत होगा पूछ लीजिए। ठीक है, इवन आप फोन करके या मैसेज करके कि हाँ ये वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, या स्क्रीनशॉट भेज करके ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वापस आइए, क्वाइट पोजीशन। जैसे मान लीजिए बाइक खरीद, ठीक है, सेकेंड हैंड बाइक खरीद रही हूँ मैं, और मान लीजिए कुछ खराबी अगर हुआ तो उसको रिपेयर भी करवाए। ठीक है, एक महीने के बाद कोई दूसरा आदमी आता है कि ये जिससे आप खरीदे हैं वो उसका था ही नहीं, ये मेरा है। बीच में आएंगे, फिर जो प्रूफ होगा वो तो बाद में, लेकिन बीच में पुलिस आएगा, है ना? तो आपका डिस्टर्बेंस हुआ ना, आपके सामान के साथ डिस्क्वाइट पोजीशन, तो आप इंजॉय नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो सामान पुलिस लेके चली गई, ये आपका डिस्टर्बेंस हुआ ना, क्वाइट पोजीशन, आप इंजॉय नहीं कर पाए। कोई सामान खरीदता है कोई भी तो क्वाइट पोजीशन के लिए, तो वो तो आप इंजॉय नहीं कर पाए, तो अगेन आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, इवन जितना कॉस्ट में आप खरीदे हैं प्लस रिपेयर में जितना लगा। ठीक है, वारंटी मतलब क्या? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, वहां पे आप डैमेज क्लेम करें। तो डैमेज क्लेम करने में आप रिपेयर के लिए जितना कॉस्ट आपका लगा प्लस खरीदने में जितना कॉस्ट लगा, दोनों आप ले सकते हैं। देन उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस। क्या चीज? चेंज नहीं करता है। मैम वारंटी और गारंटी दो तरह का होता है। गारंटी में मतलब प्रोडक्ट चेंज कर दिया था, वारंटी में मतलब जो उसका डैमेज था वो नहीं रहा है, आप पूछ रहे हैं गारंटी और वारंटी में डिफरेंस। वारंटी मतलब उसी को ठीक करके दे देगा, गारंटी मतलब सामान एक्सचेंज कर देगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मतलब, पुराने स्टूडेंट, इनकम्बरेंस मतलब चार्ज फ्री, कोई उसके ऊपर एलिगेशन लगा नहीं होना चाहिए। इनकम्बरेंस, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस मतलब, मान लीजिए कोई सामान अगर आप किसी को दिए, बाद में पता चला वो स्टोलन है, यानी एलिगेशन लगा हुआ है ना उस गुड्स के साथ। ठीक है, तो एलिगेशन फ्री होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस। ठीक है, ये होता है आपका इनकम्बरेंस का मतलब। देन और डेंजरस नेचर। आप हाँ, डेंजरस नेचर में वही जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि टेलकम पाउडर वगैरर, अगर कोई इवन सीसा का कोई सामान अगर आप हैंडल कर रहे हैं, उसमें लिखा रहना चाहिए हैंडल विद केयर। ठीक है, ये वार्निंग लिखा रहता है, ये आपको बताना है बायर। ठीक है, कि हाँ ये डेंजरस गुड्स है या ये खतरनाक गुड्स है। देन
तंबाकू तो मैम ये तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर दिया रहा था, मतलब कि जो भी गुड्स आप खरीद रहे हैं ये आपको इंश्योर करना है कि वो, हाँ, क्या कुछ भी डेंजरस नेचर का है तो आप स्पेसिफाई करेंगे एज एन सेलर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। और बताइए टाइप्स ऑफ डिलीवरी तो सिंपल था, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और आपका कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। उससे फिलहाल क्वेश्चन है नहीं इसमें, फिलहाल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इतने से ही आएगा, इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड गारंटी, आपका वारंटी क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सब क्लियर कर चुकी हूँ, सही से दे दीजिएगा। हाँ, एमओए और एओए में डिफरेंस, एमओए और एओए क्या है, वो सब नहीं, ये नहीं हो, हाँ क्या चीज, हाँ ये नहीं है, जो मैं बता रही हूँ आज जो मैं क्लास में डिस्कशन कर रही हूँ वही सब है। क्या हो गया इसके आगे से पूरा चैप्टर 1 से आपका पूरा कंप्लीट बुक का एग्जाम हो रहा है, कंप्लीट बुक से एग्जाम होगा, लेकिन ये है कि ऊपर से क्वेश्चन है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुआ, सबको पता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव कमीशन है, 4 ऑब्जेक्टिव है एमआरटीपी का, हाँ, इन सबका प्रोहिबिशन, आरटीपी का प्रोहिबिशन, एमटीपी का प्रोहिबिशन और एमटीपी का प्रोहिबिशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड, ये 4 ऑब्जेक्टिव है एमआरटीपी का, ठीक है। कौशल बुक है आपके पास, अच्छा काम किया, ठीक है। ये हो गया आपका एमआरटीपी का। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आप फीचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फीचर सारा क्लियर है सबको, है ना, वही परपेचुअल सेक्शन, सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, फिर आपका सेपरेट लीगल, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक एक वर्ड क्लियर है, हाँ। फिर ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, सबको क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद अंकित, और आपका नाम क्या है, क्या डिस्कशन हो रहा है अभी, यहाँ फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़िए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में बस स्टेजेस, ठीक है, हाँ हाँ, तो स्टेजेस है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ कंपनी में आप टाइप्स ऑफ कंपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमओए और एओ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एमओए और एओ क्या हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बता देती हूँ दोनों फॉर्म में, अगर सेपरेटेड आया सेपरेटेड लिख देंगे, डिफरेंशिएटेड अगर आया डिफरेंशिएटेड लिख लेंगे, ठीक है। एमओए क्या है, फुल फॉर्म ठीक है, लेकिन है क्या, इसमें होता क्या है, सारा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो इसको चार्टर्ड ऑफ द कंपनी बोलते हैं, नंबर 1 चार्टर ऑफ द कंपनी, क्या रहता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव, जितना भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बाय लॉ ऑफ द कंपनी, बाय लॉ ऑफ द कंपनी, इसमें रहता क्या है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव। अब एमओए अगर वाइड हुआ तो कंप्लीट सारा कुछ ही वाइड हो जाएगा आपका, एमओए में जो रिटर्न है उससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, एमओए में जो भी रिटर्न है उसके अंदर ही आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उसके बाहर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एमओए को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज, हाँ तो बताया तो था आपको कि आप परमिशन लेना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट से, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। तो इसका अल्टरेशन थोड़ा इजी है, यूए का अल्टरेशन थोड़ा इजी है, सब्सिडियरी है, ठीक है, और इसका थोड़ा अल्टरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अल्टरेशन दोनों में पॉसिबल है। ये था आपका एमओए और यूए। और भी कोई पॉइंट, चार स्टेजेस क्या क्या है, सबसे पहला स्टेज क्या है, इनकॉर्पोरेट, हाँ सॉरी, पहला है प्रमोशन,
प्रमोशन मतलब पहले प्रमोटर डिसाइड करते हैं सारा चीज आपका, मतलब रिसोर्स लाना, इन्वेस्टिगेशन करना, कितने प्राइस होगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। आप रजिस्टर करवा लेने के बाद फिर आपका आता है, ये दोनों स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनी काम करना शुरू कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको चारों स्टेजेस क्रॉस करना होगा। तीसरा स्टेज क्या है? फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पूरा नाम लिखेंगे, फ्लोटेशन सिर्फ लिख के नहीं छोड़ेंगे। फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी अगर पब्लिक कंपनी है तो आप प्रोस्पेक्टस भी इशू करवा सकते हैं और शेयर भी पब्लिक से ले सकते हैं, ठीक है। शेयर इशू करवा सकते हैं पब्लिक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है आपका कमेंसमेंट ऑफ आपका बिजनेस का वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो पब्लिक कंपनी भी शुरू हो जाएगी। लास्ट है, हाँ, ये लास्ट वाला कमेंसमेंट ऑफ क्या चीज डिटेल में जो नीचे लिखवाई थी ना मैं, बस बुलेट पॉइंट वगैरह बस वही लिखना है कि हाँ प्रमोशन में क्या होता है, वही इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो भी पॉइंट वगैरह मैंने लिखाया था बस ये पॉइंट लिखना है। अब ये याद नहीं है मैं लॉन्ग में ली हुई है शॉर्ट में, लेकिन अगर लॉन्ग में है क्वेश्चन तो आप वन लाइनर लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। अगर मार्क्स 5 मार्क्स का है तो आप वन लाइनर सारे में जो भी पॉइंट लिखवाए गए एक एक लाइन डिफाइन करके चलिए। फीचर को कर देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो सब तो लिखवाई हो ना मैं, वो सब लिख देंगे आप, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रार आपका उस स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट में आपका कंपनी स्टैब्लिश हो रहा है, ये सब आप लिखेंगे। हाँ, तो वो सारा बस आपको मेन पॉइंट लिखना, अपना डिस्क्रिप्शन ही डालना। क्या हो गया, क्या क्या डिस्कशन हो रहा था क्लास में? डिस्कशन कर रहे हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मेरे जाने का वेट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था? आई वांट टू नो दैट। कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इतना ही क्वेश्चन आएगा। एलिमेंट ऑफ कंपनी, हाँ बस इम्पोर्टेंट आपको जस्ट उससे एक्सप्लेन करना है, उतना डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है। 5 मार्क्स में कितना लिखिएगा? 5 मार्क्स में बस आपको वन लाइनर, सबको आपको जो बुलेट मैंने बताया है बस वन लाइनर लिख के चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट में आपका टाइप्स ऑफ कंपनी है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर अब आ जाइए सर्विस एक्ट में, अभी जो मैं बताई उसी से आएगा। हाँ, पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, बस उतना ही। हाँ, क्या चीज? फीचर्स आप लोग कर लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप लोग करेंगे। डेफिनेशन ऐसे भी आप नींद में बोले, पार्टनरशिप का डेफिनेशन कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, पार्टनर्स, पार्टनरशिप का टाइप्स, ठीक है। और सेल्स ऑफ गुड्स हो गया। फेमा में और फेरा फेमा में डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सारे चैप्टर को टच किया गया, लेकिन बस वही कि ज्यादा इन डेप्थ अभी इंटरनल में नहीं थी। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, क्या चीज? एक्सप्लेन कर देते हैं क्या 2-3 लाइन? ये जो है डिफरेंस तो लिखवाई हो ना, तो फिर अब भूल जाता है कि ये सब एक ही आंसर दिखता है आपको, क्या मतलब कुछ रिवीजन नहीं है मुझको, सब चीज लिखवा चुके हो तब आप बोल। हाँ, एक देश के अंदर करता है और एक देश के बाहर करने के लिए थोड़ा। फेरा और फेमा में ये डिफरेंस है कि फेरा आपका 1973 में आया था, यानी 1991 से पहले। 1991 में सबसे बड़ा जो चीज हुआ था वो क्या था? एलपीजी। तो एलपीजी की वजह से क्या हुआ कि हम लोग ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते थे फॉरेन करेंसी पे, ठीक है। थोड़ा लिबर्टी दिया गया जिसकी वजह से फेमा को लाना पड़ा, ठीक है। तो फेरा आपका था 1970। रूल्स रेगुलेशन था, स्ट्रिंजेंट लॉ बोला जाता था, ठीक है। हाँ, सिविल तो आपका फेमा था, क्रिमिनल ऑफेंस था आपका फेरा, ठीक है।
तो फेरा में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? क्या फुल फॉर्म है शिवम? फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। ये 1973, ये 1999, ठीक है। एक्सप्रेशन बाद में दीजिएगा, अभी देखिए समझिए, ठीक है। ये था आपका लिबरलाइजेशन से पहले, ये था यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ था, मतलब बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन था, ठीक है। ड्रैकोनियन एक्ट बोलते थे उसको, याद है? राइट, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, रेगुलेशन था फॉरेन करेंसी के ऊपर, ठीक है। लेकिन पेमा में क्या है, थोड़ा लिबरल बनाया गया इसको, ठीक है। हाँ, थोड़ा छूट दिया गया। इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें रेगुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसको लिबरल लॉ बोलते हैं, इसको स्ट्रिंजेंट लॉ बोलते हैं। इसके अलावा और क्या डिस्कशन किया गया था? क्रिमिनल ऑफेंस है ये। फेरा में 81 सेक्शन है मैम। हाँ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और ये सिविल ऑफेंस है, ठीक है। इसमें अगर पनिशमेंट हुआ तो आपका डायरेक्ट जेल इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पे हाँ सर्टेन अमाउंट दे करके आप छूट सकते हैं, मतलब जो पेनल्टी है, जो फाइन है, वो दे करके आप छूट सकते हैं, ठीक है। ये सब था डिफरेंस आपको फेरा और फेमा में, ठीक है। और प्रोविजन क्या क्या है, जैसे अब क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कौन रेगुलेट करता है फेमा को? Who is the regulating body? RBI is the regulating body। किसके ट्रांजैक्शन करेंगे? कोई भी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी का होगा तो किसके थ्रू होगा? क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? किसके थ्रू? ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू। लेकिन आप लोग बहुत टाइम पास, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। ये सारा आपका प्रोविजन था। उसमें करंट अकाउंट में भी यही है कि आप ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करेंगे। आपका कैपिटल अकाउंट का भी वही है कि ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या था? डिक्लेरेशन आपको देना होगा, ये सारा प्रोविजन था, ठीक है। बस इतना ही आया फेरा और फेरा। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब अब किसको हम कंसिडर करेंगे? पीआरआई की। हाँ, ये पीआरआई है, पर्सन रेसिडेंट टू इंडिया है। कैसे हम लोग पता करेंगे? तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 कौशल 182 डेज, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई भी टर्म यूज हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर इंडिया में है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? लिबरलाइजेशन जो बोले तो मतलब इसको एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी हो गया आपका लिबरलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि पहले जितना रूल्स एंड रेगुलेशन था ट्रेडिंग में एक कंट्री से दूसरे कंट्री, अब कम किया गया। लाइसेंसिंग सिस्टम था, ठीक है। 1991 से पहले बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग सिस्टम था। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना है, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करना है तो लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत है। लाइसेंस मतलब क्या? रिटन परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन फिर उसको लिबरलाइज किया गया कि सारे चीज के लिए तो जरूरत नहीं है, अब सर्टेन इंडस्ट्री अगर आपको खोलना है तो उसके लिए लाइसेंस, जैसे मान लीजिए अल्कोहल, ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, और एल्स आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ 73 में, ठीक है। वो जनता गवर्नमेंट जब आएगा, क्या? हाँ, थोड़ा दूर से बोलिए। वो था आपका जनता गवर्नमेंट के टाइम में। एलपीजी के बाद तो आ ही गया, कोका कोला तो खुल ही गया। जनता गवर्नमेंट पहले इतना रूल्स एंड रेगुलेशन था कि बाहर की कंपनी जितनी सेटल हुई थी उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ डिस्कशन हो रहा है एलपीजी का। एलपीजी में पहले है लिबरलाइजेशन, मतलब लाइसेंस से लिबरल किया गया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यानी बहुत पहले जो माना जाता था कि गवर्नमेंट के हाथ में कोई भी कंपनी है तो वो अच्छा फ्लरिश करेगी, लेकिन गवर्नमेंट उतने अच्छे से संभाल नहीं पाई तो धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट के हाथ में दिया गया, ठीक है। दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? जो हम लोग का ट्रेड बैरियर जितना भी था, टैक्स वगैरह जो इतना लगता था, हाँ, उसको थोड़ा लिबरल किया गया कि आप बाहर की कंट्री से कोई भी लोग आकर के यहाँ अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। मतलब पूरा आपका पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया। बिजनेस हो सकता है, मतलब इधर से उधर प्रोडक्ट को। बिल्कुल सही, ठीक है। तो फेरा फेमा हो गया, एलपीजी हो गया, और क्या है आपका एग्जिट का? क्या चीज?
13 का सेक्शन नहीं, सेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ? हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं ना, लॉ अगर बिजनेस लॉ पढ़ते रहते हैं तो एक एक सेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, सेक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आ जाइए पेरा पेमा के बाद आपका क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं है, लेकिन हाँ आप फुल फॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपका आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर आरबीआई में आपका जितना सीआरआर है उसका फुल फॉर्म क्या है, एसएलआर उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। रेपो रेट काफी सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आ जाइए आप एग्जिट पॉलिसी क्या है, लेबर वेलफेयर क्या है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट ऊपर बस इंट्रोडक्शन वाला, दैट्स इट, और कुछ भी डीप में नहीं। क्वेश्चन बन गया है। मैं सारे पिक्चर बता देता